डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 15 बड़े घर की बेटी। और इस चैप्टर को लिखा है प्रेमचंद ने। और प्रेमचंद की कहानियाँ काफ़ी मशहूर है, उनके उपन्यास भी है और कई सारी कहानियों को उन्होंने लिखा है। और उनकी कहानियाँ पढ़ने के बाद लगता है कि बिल्कुल हम उसको महसूस कर रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस तरह का उनके वर्ड हुआ करते थे, इसीलिए वो काफ़ी फेमस हैं। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों की भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। कहने का मतलब है कि बेनी माधव सिंह जो है अपने गाँव का जमींदार है और एक अमीर आदमी है। तो उनकी संपत्ति, काफ़ी संपत्ति जो है वकीलों में खर्च हो गई है। अभी उनकी आय वार्षिक 1000 रुपया है। तो 1000 रुपया भी उस समय के ज़माने में, मतलब उस समय काफ़ी अधिक थी। उस समय का 1000 रुपया आप समझ लीजिए कि अभी का 10 लाख रुपया के बराबर होगा। तो इस तरह से बतलाया जा रहा है कि वे अमीर थे। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, बेनी माधव सिंह, तो उसी को ठाकुर साहब बोला जा रहा है। उसके 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। मतलब बीए तक की पढ़ाई किया था उसने, और उसमें बीए तक पढ़ना एक मामूली चीज़ नहीं था, मतलब बहुत बड़ी चीज़ था। अब एक दफ्तर में नौकर था, मतलब सरकारी नौकरी उसे मिल गया था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। कहने का मतलब है कि लाल बिहारी, जो उसका छोटा बेटा था, वो काफ़ी शरीर से मजबूत था, और लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो उतना उसके जितना तेज़ नहीं था, श्रीकंठ के जितना तेज़ नहीं था। और पढ़ाई लिखाई से विशेष उसका नाता नहीं था, लेकिन शरीर उसका काफ़ी मजबूत था। वह 2 लीटर दूध पी जाया करता था भैंस का। मतलब श्रीकंठ सिंह का दशा बिल्कुल विपरीत था, मतलब उल्टा था। वो दुबले पतले थे, शरीर से कमज़ोर थे। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया। मतलब अपनी आँखों को उन्होंने पढ़ने पे लगा दिया। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। तो उनका स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं था, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वो पढ़े लिखे थे। उस समय बहुत कम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हुआ करते थे गाँव में, तो वे अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी अपने देश का जो है सभ्यता, उसको वो प्राथमिकता देते थे, और पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता को वो निंदा करते थे, तिरस्कार करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। जो आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। तो वे मानते थे कि हमें परिवार में सम्मिलित मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। जॉइंट परिवार जो होता है उसमें हमें रहना चाहिए, ना कि हमें उससे टूटकर अलग होकर रहना चाहिए। हालांकि वहाँ की स्त्रियाँ जो है उनके इस विचार से सहमत नहीं थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। मतलब उनकी पत्नी भी मानती थी कि सम्मिलित परिवार में नहीं रहना चाहिए, यह सही नहीं है। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो उनकी पत्नी का मानना था कि किसी भी तरह से अगर परिवार वालों के साथ समझौता ना हो सके, उनके साथ रहना मुश्किल हो, तो फिर अलग ही रहना उचित है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। तो यहाँ पे श्रीकंठ के बारे में और उसके परिवार के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। अब जो है आनंदी के बारे में यहाँ पे बतलाया जा रहा है। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह।
तो आनंदी के पिता का नाम था भूप सिंह और काफ़ी वे भी अमीर व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे, बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था, मतलब उसका कोई बेटा नहीं था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। तो हर किसी को यह चिंता रहता है कि उसकी बेटी कोई अच्छे घर में जाए, तो इसीलिए भूप सिंह भी चिंतित थे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाईहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। तो श्रीकंठ जी मतलब श्रीकंठ जो था वो एक दिन किसी चंदा को मांगने के लिए गया और उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से उसको ऐसा लगा कि ये लड़का उचित है आनंदी के लिए और उसके साथ उसका विवाह कर दिया गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना है क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने को इन नई परिस्थितियों के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। तो यहाँ पे आनंदी के बारे में बतलाया गया है कि जिस अमीरी में जिस तरह से वो रहा करती थी, तो यहाँ पे उस तरह की कुछ भी नहीं था। हाथी घोड़े वगैरह ये सब कुछ भी जो वह बचपन से रहती थी जिस माहौल में, उस तरह का यहाँ कुछ नहीं था। और बिल्कुल जैसे देहात में घर होता है उसमें खिड़कियाँ पहले ना नहीं बनाई जाती थी, तो उसी तरह से खिड़कियाँ भी नहीं थी। लेकिन आनंदी थोड़े ही दिनों में उसी घर में अपने आप को उसके अनुकूल बना ली। तो एक अच्छी लड़की की पहचान यही होती है कि जहाँ पे जाती है उसी के अनुकूल वो ढल जाती है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावज से बोला। भावज मतलब ये भाभी होगा, भाभी भावज। तो यहाँ तक तो कहानी का परिचय दे दिया गया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू हो रहा है। तो लाल बिहारी जो है दोपहर के समय में 2 चिड़ियाँ लेकर आया और अपनी भाभी से क्या बोलता है, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। वो पकाने के लिए बोलता है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि वह आएगा और खाना खा लेगा। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। वो चिड़ियाँ लेकर आया था इसलिए उसे बनाना था। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, मतलब उसे कैसे उपयोग करना है इसलिए वो जानती नहीं थी। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला दाल में घी क्यों नहीं है, घी क्यों नहीं छोड़ा, मतलब क्यों नहीं डाला। तो ये पाव भर घी था तो आनंदी उसमें से बचा कर रखी नहीं, सारा घी जो है मांस में डाल देती है। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया, मतलब इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, मतलब 1 पाव घी होगा वो तो मैंने मांस में सब डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तुनक कर बोला मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। तो उसने इस तरह से बोल दिया। तो लड़कियां अक्सर जो है मायके की बातें, मतलब मायके की निंदा बर्दाश्त नहीं करती है। आगे वही चीज़ें लिखा हुआ है। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार सह लेती है, पर उनके मायके की निंदा नहीं सही जाती, पर उनसे मायके की निंदा नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हर खा जाते हैं, मतलब इतना सा थोड़े सा घी का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इतना तो वहाँ के नौकर चाकर जो है वो लोग खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला जी चाहता है जीभ खींच लूँ। अब यहाँ पे इस तरह से बोलने पर लाल बिहारी जो है उसको काफ़ी गुस्सा आ गया और खाना की जो थाली था उसको भी पटक दिया। आगे क्या होता है, आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुँह लाल होठा बोली हुए होते तो आज इसका मज़ा चखा देते। वे होते मतलब अपने पति की बात कर रही है, श्रीकंठ की बात कर रही है। अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से ना रहा गया, खड़ाऊँ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर फूली हुई हो
उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। तो वह गुस्से में था, इसलिए इस तरह से बोल गया। आनंदी ने हाथ से खड़ाव रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति काँपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। तो खड़ाऊ फेंक कर मारा था तो उसके सिर पर लग जाता। आनंदी ने अपने हाथ से खड़ाऊ को रोक लिया तो उसके हाथ में काफ़ी चोट आया। तो हालांकि वो जानती थी कि उसके पति होते इसका बदला आसानी से लिया जा सकता था, लेकिन अभी उसके पति नहीं थे, इसीलिए वो खून का घूंट पीकर रह गई। मतलब बर्दाश्त तब तक सोची कि तब तक मैं रुक जाती हूँ जब तक कि उसका पति नहीं आ जाता, तो इसीलिए वो खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। वह इंतज़ार करती रही कि कब वो आएंगे और इसका बदला लेंगे। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। तो उस समय बहुत कम व्यक्ति हुआ करते थे पढ़े लिखे और इस तरह की बातें बोलने वाले। तो उन लोगों की बातों में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेकर सुना करते थे और इतने उन बातों में खो जाते थे कि काफ़ी रात तक मतलब सुनते रहते थे। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। वे जहाँ काम करते थे वहाँ की बातें सुनाते रहते थे और उन लोग जो होते थे उन लोग सुनते रहते थे। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई, एकांत हुआ तो बिहारी लाल ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत बातचीत क्या करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो लाल बिहारी पहले ही सफाई दे रहा है। बेनी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी, मतलब उसने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। तो उनका भी कहना था कि बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं है, मर्दों से उन्हें उलझना नहीं चाहिए। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या होगी? क्योंकि श्रीकंठ को मालूम नहीं था, इसलिए वो थोड़ा चिंतित होकर पूछा कि क्या बात है। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ दिखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, मतलब आप ठीक ठाक हैं, खाना वाना खा लिया वो? और क्योंकि आनंदी के मन में पहले से ही बातें चल रही थी। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? तो श्रीकंठ वही चीज़ को लेकर बोलता है कि ये क्या घर में इस तरह का उपद्रव मचा रखी है, क्या हो रहा है यहाँ पे। आनंदी की तीव्र चढ़ गई, मतलब वह इसी बात का इंतजार कर रही थी कि किसी तरह से यह बात उठे। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ। तो वह गुस्से में आ गई तुरंत और इस तरह की बातें वो बोलने लगी कि तुम्हें जिसने भी इस तरह की कहानी बतलाया है या मेरे बारे में मेरे खिलाफ़ जो बातें सुनाई है तो उसे पाऊँ तो कड़ी दंड दूँ। इतनी गर्म क्यों होती है? बात तो कहो, मतलब क्या बात है? इसकी कोई पता चले तब तो मैं कुछ कहूँ। क्या कहूँ? या मेरे भाई का फेर है? नहीं तो एक गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूँ ना करता। आनंदी यहाँ पे लाल बिहारी की शिकायत करते हुए बतलाती है कि उसने मुझे खड़ाऊ से भी मारा और अकड़ भी रहा है। तो ऐसा ना होता, क्योंकि यह मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आगे क्या है? श्रीकंठ पूरी बात को विस्तृत रूप से जानना चाहता है, इसीलिए वह पूछ रहा है, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। तो आनंदी जो है पूरा विस्तार से सुना रही है। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर वह मेरे मायके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। तो इस तरह से आनंदी अपनी बात श्रीकंठ को बतलाती है। श्रीकंठ की आंख लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया छोकरे का साहस। तो उसे अब गुस्सा आ गया अपने भाई पर।
आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। तो स्त्रियां अक्सर ऐसा ही करती है, बातें सुनाते सुनाते वह रोने लगती है ताकि उसकी बातों का वजन बढ़े। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। तो उसका आंसू देखते ही, मतलब आंसू देखने से पुरुषों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। उसी तरह से श्रीकंठ को भी काफ़ी गुस्सा आ गया। रात भर वह करवट बदलते रहे, वो सो नहीं सके। वो सोचते रहे, उनके दिमाग में चलता रहा कि क्या किया जाए। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा, मतलब मैं इस घर में अब और नहीं रह सकूँगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था। मतलब अपने मित्रों को वो समझाया था कि इस तरह से नहीं कहना है, घर में मिलजुल कर रहना है, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, कितना आसान है दूसरों के लिए बोलना, दूसरों को बतलाना, लेकिन जब खुद पे पड़ता है तभी पता चलता है। तो इसीलिए प्रेमचंद जी ने यहाँ पे कहा है, दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों, कि क्या तुम घर छोड़कर जाने वाले हो? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाओं और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं मुंह ना खोलूँ। कहने का मतलब है, यहाँ पे श्रीकंठ बोल रहे हैं कि अगर दो चार बातें बोल दी जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मारपीट होने लगे तो यह मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि कभी भी उसका बेटा इस तरह का काम नहीं कर सकता था। दूसरों को समझाने वाला आज खुद उसी रास्ते पर चलने को तैयार है। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। इस तरह से बेनी माधव सिंह उसको समझा रहे हैं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। तो इस तरह से, क्योंकि उसे काफ़ी गुस्सा आ गया है, उसकी पत्नी को मारा गया है, इसीलिए अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। इस तरह से ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जो परिवार को तोड़ता है। तो श्रीकंठ सिंह यही बोल रहा है कि लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे तो उसके पिता बोल रहे हैं कि सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, वो जिस तरह से अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, इसके वजह से मैं उसे अपना भाई नहीं समझता। इस तरह से श्रीकंठ कह रहे हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभवों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। इस तरह की लड़ाई जब घरों में सुनी जाती है, गाँव में सुनी जाती है, तो लोग चाहते हैं कि उस लड़ाई का पूरा आनंद लिया जाए, और इसीलिए कई सारी स्त्रियां और कई सारे लोग जो है किसी न किसी बहाना से वहाँ पहुँचने लगे सुनने के लिए कि क्या लड़ाई हो रहा है और इसका क्या फ़ैसला होगा। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। तो उन्हें पता चल गया कि जितने भी लोग आ रहे हैं घर की जो लड़ाई है उसे ही देखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। जो लोग चाहते थे कि इस तरह की घटना घटे, तो बेनी माधव सिंह ऐसा कुछ करना चाहते थे कि उन लोगों को पता ना चले या फिर
कम से कम लड़ाई झगड़ा हो सके। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। तो मामले को यहीं ख़त्म करने के लिए इस तरह से वो बोले। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका कि उसके पिताजी चाहते थे कि यहाँ बातें ज़्यादा ना फैले। इस बात को उसे समझ में नहीं आया। उसे डेबिटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। तो वो जिस तरह से जिद पकड़ लेता था तो इसीलिए उसे पता नहीं चला, वो फिर से जिद पकड़ लिया। यहाँ पे घर में उसके पिता ने इस तरह के शब्द क्यों कहा उसे पता नहीं चला। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में ना आया। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता, और वह जाने के लिए तैयार हो गया। तो क्या हो रहा, बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। तो इस तरह से किसी तरह बेनी माधव सिंह जो है उसका पिता बात को ख़त्म करना चाहते थे और झगड़े को भी सुलझाना चाहते थे। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। तो वह अपना अंतिम फैसला सुना देता है, या तो मैं इस घर में रहूँगा या तो वो उस घर में रहेगा। इस तरह की बातें वह कहता है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ का बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह लिहाज न करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था, मतलब डांटा नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी, मतलब वो कसरत करने का एक सामान होता है, उसे मुगदर कहा जाता है। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। तो 5 रुपये आज के समय में कम पैसा होता है, लेकिन उस समय में काफ़ी बड़ा पैसा होता था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ा गलानी हुआ। लाल बिहारी को इस बात का उम्मीद नहीं था, इसीलिए उसे काफ़ी दुख हुआ कि उसका भाई ऐसा करेगा। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। उसने जो किया था वो गलत था ही, इसलिए वह उस चीज़ पर पछता रहा था, उस बात पर पछता रहा था। भाई के आने के बाद एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। उसे इस बात का डर था कि क्या कुछ गड़बड़ होगा, उससे डांट मिलेगी, क्या होगा, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। क्योंकि वह गलती कर चुका था, इसलिए उसके अंदर यह सोच उठ रहा था। उसने समझा था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया, मतलब वह लगभग रोने लगा था और वह घर छोड़कर जा रहा था। अपने कपड़े समेट लिया था और अपनी भाभी को कहने के लिए आया था। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। लाल बिहारी उसके द्वार पर खड़ा था और श्रीकंठ बाहर से आ रहे थे और अपने भाई को देखे तो आंख फेर लिया उसने और दूर से ही वह निकल गया। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी, क्योंकि घर में इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी इसकी उसे उम्मीद नहीं थी और उम्मीद से परे इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और परिवार टूटने तक को आ गया। वह स्वभाव से ही दयालु थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी।
अब वह पछता रही थी, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो चुकी थी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। मतलब रोने लगी, इसका अर्थ है कि उसके मन से किसी तरह की कटुता जो है वो समाप्त हो चुका था। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। मतलब वो अपने पति से कहना चाहते थे कि उसे जाने ना दिया जाए। तो मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तक उसको गुस्सा था, इसीलिए वह इस तरह से कड़े शब्द बोल रहा था कि उसे जहां जाना है जाए। भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया, मैं नहीं बुलाऊंगा। इस तरह से उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था श्रीकंठ का। पछताओगे, उन्हें गलानी हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए उसे जाने मत दो, रोक लो। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। मतलब मैं जा रहा हूँ और उसे प्रणाम कह दो। दूर से ही, बाहर से ही वह बोल रहा था। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया, उसको जाने से रोक दिया, उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे, मैं ना जाने दूंगी। इस तरह से दोनों में बातें हो रही थी। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। तो लाल बिहारी कह रहा है कि अगर भैया के मन में किसी तरह का कटुता है, अगर कटुता साफ हो गया है, तभी मैं इस घर में रह सकता हूँ। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला, तो वह भी जो है उसका अब गुस्सा शांत हो गया था। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फुट फुट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। इस तरह से दूर जाने की बातें आप मत कीजिएगा। मुझे बाहर, आप या तो आप बाहर निकले या मैं बाहर निकलूँ, इस तरह की बातें नहीं कीजिएगा, चाहे आप जो दंड दीजिएगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए कहा, लल्लू इन बातों को भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। तो इस तरह से श्रीकंठ ने कहा कि जो भी बातें हुई उसे भूल जाओ, और भगवान की इच्छा हुई तो इस तरह का अवसर कभी आएगा ही नहीं। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो बेनी माधव सिंह ने जब देखा तो वे काफ़ी खुश हो गए और बोल उठे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना देती हैं। गाँव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, और इस तरह के जो वर्ड कहे गए हैं उसी के वर्ड से इस चैप्टर का नाम दिया गया है, बड़े घर की बेटी। तो बड़े घर की बेटियां कैसी होती है, इस चैप्टर से पढ़ने से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो काफ़ी सारे हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारा वर्ड्स है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा है। 14 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा यहाँ पे आशय स्पष्ट करने के लिए भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसमें किसने किससे कहा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, बताओ किसने किससे कहा। तो इसके आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे भाषा अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन, मतलब व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें मुहावरे दिया हुआ है जिसका वाक्य बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि इस चैप्टर में आया हुआ है। ये सारे मुहावरे, तो और भी मुहावरे हैं इसमें। इस चैप्टर का ये लास्ट पेज है, यहाँ पे कुछ मुहावरे हैं। उसके बाद विलोम शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ वाक्य जिसे बदलने के लिए कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे बदल के एक वाक्य दिखाया गया है, कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे, कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा होने लगी। इस तरह से ये जो वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है उसको इस तरह से चेंज करना है। और अंत में योग्यता विस्तार, तो यहाँ पे ही चैप्टर समाप्त होता है। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने शब्दों में लिखो। संयुक्त परिवार प्रथा के गुण दोषों का कक्षा में चर्चा करो। तो संयुक्त परिवार से क्या गुण है उसमें
और क्या दोष है उसमें, इसके लिए चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो आइए मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उसे बनाकर सॉल्व करके दे देता हूँ। ये चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर। बेनी माधव सिंह कौन थे? बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार एवं नंबरदार थे। ठाकुर साहब के दोनों बेटों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला युवक था। वह 2 सेर दूध पीकर पहलवानी करता था। बीए, इन्हीं 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इस कथन से शिक्षा के किस दोष का पता चलता है? शिक्षा ग्रहण करने में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य का नुकसान होते देखा गया है। विद्यार्थी पढ़ाई के समय खाने पीने में लापरवाही करते हैं। श्रीकंठ पढ़े लिखे होकर भी गांव में क्यों लोकप्रिय थे? श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री पाने के बाद भी वे भारतीय सामाजिक प्रथाओं के प्रेमी थे। दशहरे के दिनों में वे गांव की रामलीला में बड़े उत्साह से भाग लेते थे। इसके साथ साथ वे सम्मिलित परिवार के उपासक थे, इसलिए वे गांव में लोकप्रिय थे। गांव की ललनाएँ श्रीकंठ की निंदक क्यों थी? श्रीकंठ सम्मिलित परिवार चाहते थे, जबकि गांव की ललनाएँ सम्मिलित परिवार नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनका विरोध करती थी। उनकी इसी सोच के कारण गांव की ललनाएँ श्रीकंठ की निंदक थी। आनंदी कौन थी? वह कैसे परिवार से आई थी? आनंदी श्रीकंठ की पत्नी थी। उनके पिताजी एक रियासत के तालुकेदार थे। वह धनाढ़े परिवार से आई थी। आनंदी और लाल बिहारी का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? आनंदी और लाल बिहारी का झगड़ा घी न होने की बात पर हुआ। लाल बिहारी आनंदी के पिता का अपमान कर दिए, जिसे आनंदी सहन नहीं कर सकी। लाल बिहारी और बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ से क्या शिकायत की? श्रीकंठ के शहर से आने पर लाल बिहारी ने कहा, भैया ज़रा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बात करें। बेनी माधव सिंह ने भी कहा कि बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुँह लगे। दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है, यह पंक्ति लेखक ने इस प्रसंग में कही। यह पंक्ति लेखक ने श्रीकंठ के ऊपर कही। वह दूसरों को तो उपदेश देता था कि सम्मिलित परिवार में एक दूसरे को सहन करके रहना चाहिए, परंतु वही काम स्वयं को करना पड़ा तो अलग रहने की निंदा नहीं की। बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। क्यों? बूढ़ा ठाकुर जब अपने बेटे के मुंह से परिवार से अलग रहने की बात सुना तो वह अवाक रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परिवार की एकता की बातें करने वाला ही परिवार से अलग रहना चाहता है। श्रीकंठ ने अपने पिता और भाई से अलग होने का निश्चय क्यों किया? श्रीकंठ को अपनी पत्नी का अपमानित होना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे अपने पिता और भाई से अलग रहने का निश्चय किया। लाल बिहारी को भाई की इस बात से अधिक दुख हुआ। लाल बिहारी को अपने भाई की यह बात की मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, यह सुनकर अधिक दुख हुआ। आनंदी को अपने किए पर कब और क्यों पश्चाताप हुआ? जब लाल बिहारी रोते हुए भैया भाभी से क्षमा मांगकर घर छोड़कर जाने लगा तो ऐसा देखकर आनंदी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। सारे गांव ने कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, क्यों? आनंदी ने लाल बिहारी की गलती को भुलाकर उसे घर से जाते हुए हाथ पकड़कर रोक ली। इस प्रकार एक टूटता परिवार बिखरने से बच गया, जिसे देखकर गांव वालों ने कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। आशय स्पष्ट करें। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लेखक का यह आशा है कि एक भूखा मनुष्य जरा भी कड़वी बात को सहन नहीं कर सकता और उसे शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक सूखी लकड़ी तुरंत ही आग पकड़ लेती है। हाथी मारा भी तो 9 लाख का। इस पंक्ति से आनंदी का तात्पर्य है कि यदि मेरे मायके के लोग गरीब भी हो जाएंगे तब भी यहाँ के लोगों से अधिक अमीर ही रहेंगे। जैसे कि जीवित हाथी का मोल तो है ही, मरने के बाद भी उसका मोल कम नहीं होता। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। आनंदी को जब खड़ाओं से चोट लगता है तो वह क्रोध से व्याकुल होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे पता था कि जो सम्मान उसके पति का है वही सम्मान उसका भी है। उसे पति द्वारा न्याय अवश्य मिलेगी। जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ। श्रीकंठ को आनंदी के झगड़े के बारे में कुछ पता चलता है और वह उसे दोष देने के तौर पर पूछता है कि घर में यह क्या उपद्रव की है। इस पर आनंदी को क्रोध आ जाता है और उन लोगों को कड़ी दंड देने की इच्छा जताती है। मन के मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। लाल बिहारी को अपने बड़े भाई का तिरस्कार को सुनकर विश्वास नहीं होता। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह भैया भाभी से क्षमा मांगकर जाने लगता है। आनंदी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रोने लगती है। आंखों से आंसू निकलने का अर्थ है मन की कटुता मिट जाना। बताओ किसने किससे कहा? तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट दिया गया है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मुहावरों को अपने वाक्य में बदलें। तो मुहावरों का अर्थ लिख दिया गया है और उसको वाक्य में भी बना दिया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग थलग रहना। जब दोनों भाइयों का झगड़ा नहीं सुलझा तो छोटे भाई ने अपनी खिचड़ी अलग पकाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से सभी मुहावरों को दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कहीं छोटा मोटा गलती हो तो आप लोग उसको स्वयं ठीक कर लेंगे। और यहाँ कम्प्लीटली 10 नंबर तक दिया हुआ है। काम बनाना, कार्य पूर्ण होना, तुम्हारे सहयोग से मेरा काम बन गया। और लास्ट में जो है
6 नंबर में विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है, तो इसका भी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह का और वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।